गुड मॉर्निंग भी सभी को। इकोनॉमिक्स के कल हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए थे और कुछ छोटे थोड़े बहुत रहते थे, वो मैंने कहा भी एमसीक्यू करवाएंगे तो थोड़े बहुत है वो उनके साथ हम कवर करवा देंगे। तो आज एमसीक्यू की हमारी पहली क्लास है ये, और इसके हिसाब से आपकी मैं दोबारा जो क्लासेस लिया उसकी पूरी की पूरी रिवीजन कर दूंगी। जो ये एमसीक्यू आए है ना, ये सारे सारे पीछे एसएससी के, यूपीसीआई के और आईबीपीआई बिहार के, और जो सीटी में पीछे आए हैं, और सारे पीछे क्वेश्चन जितने भी पीछे क्वेश्चन आए हैं, ये जो मैंने क्वेश्चन मैं अब डालूंगी आपकी 3-4 क्लासेस, सारे पीछे के क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। इससे मैं आपका पूरा का पूरा आपको ये क्वेश्चन ही, अगर आपने ये जो वीडियो है 5-4 बार देख ली तो क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमिक का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाएगा भी। बिल्कुल इजी है, 2-3 नंबर, कोई मुश्किल भी नहीं है। सीटी अगर बात करें सीटी की, अगर एसएससी का कोई पेपर देते हो तो उसमें अगर 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे का एग्जाम आता है उसमें पूछे जाते हैं 5-6 क्वेश्चन, इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। आप ये 2-4 बार वीडियो देख के फिर देखना भी, जहां भी आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन मिले इंडियन इकोनॉमी का भी, इनसे कोई बाहर है गया है क्या। देखें भी, जय मां सरस्वती का नाम लेके हम क्लास शुरू करते हैं। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, ये मैंने बताया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित है। भी मिश्रित किन का मिश्रण है, मैंने बताया भी भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, विकासशील अर्थव्यवस्था है। किन का मिश्रण है ये, पूंजीवाद और समाजवाद का। किन का मिश्रण है ये, पूंजीवाद और समाजवाद का। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो जो हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी देखा भी कि हमारा जो बहुत दयनीय स्थिति थी, तो भी कैसा समाज बनाया जाए। तो जो कैसे मान लो नीति लाई जाए, क्योंकि जो देश देखते भी सरकार के अंदर में पूंजीवाद में होता है वो लाभ को ज्यादा देखते हैं, और जो समाजवाद होता है उसमें लोगों के कल्याण को ज्यादा देखा जाता है। तो प्रधानमंत्री जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने दोनों ही कहते हैं भी मिक्स भी होना चाहिए। लाभ अच्छा होता है, जो लाभ होता है ना, कहते हैं ये अच्छा नहीं होता, कुछ हद तक बहुत अच्छा होता है, समाजवाद भी अच्छा होता है। दोनों मिक्स की हमने अपनाई। 1991 तक हम समाजवाद को ज्यादा महत्व दिया, पूंजीवाद को कम दिया। 1991 के बाद पूंजीवाद को हमने सब ज्यादा देना शुरू किया। तो पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहिए, समाजवाद का रोल होना चाहिए हमारी सुरक्षा करना, काम करना हमारा होता है भी हम कैसे काम करें। तो काम अगर छूट दी जाएगी तभी काम किए जाएंगे। अगर आपसे कोई कह दे आपको कोई उद्योग लगाना, छोटा मोटा काम करना है, तो सरकार की परमिशन लेनी होगी या तुम्हें लाइन में लगना होगा। तो कब तक तुम ये इस स्ट्रक्चर में पड़े रहोगे। तो अगर छूट दी जाए भी, आप अपना काम कीजिए, आपकी सरकार प्रोटेक्शन करेगी, सुरक्षा करेगी, उस तक ही सरकार सीमित होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है भी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसका ये आंसर है, किनका मिश्रण है, पूंजीवाद और साम्यवादी का। पूंजीवाद और साम्यवादी, अगर इसमें कहे कि इनका ए और सी जो है इनका मिश्रण है। जो पूंजीवादी होती है उसमें क्या होती है, पूंजीवाद में होता है प्रॉफिट को देखा जाता है। पूंजीवाद में किसको देखा जाता है, लाभ को देखा जाता है, किसको भी, लाभ को देखा जाता है। और साम्यवाद में लोगों के कल्याण को देखा जाता है। किनको देखा जाता है, लोगों के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। ये लोगों के कल्याण को ध्यान में रखा जाता है। और मिश्रित में इन दोनों का ही मिश्रण है, लोगों का भी ध्यान रखा जाएगा, लाभ को भी बढ़ावा दिया जाएगा, प्रॉफिट को। पूंजीवाद में पूंजी जो उद्योगपति होते हैं वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, वो ये देखते भी लोग क्या चाहते हैं, उसी वस्तु का वो प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट भी,
मिश्रित जो अर्थव्यवस्था को क्या अभिप्राय है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन पढ़े पहले। अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बढ़िया है। सरकारी और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, इसका आंसर तो यही होगा। मिश्रित किन का? इसको हम पूंजीवादी और समाजवादी या साम्यवादी भी बोल सकते हैं। सरकारी और निजी क्षेत्र का, सरकारी और निजी क्षेत्र भी बोल सकते, सरकार होता है सरकार का ज्यादा रोल हो, सरकार जैसे करे। चाइना और यूएसए की देखें, सॉरी भी, चाइना और रूस की देखें तो वहां सरकारी समाजवाद ज्यादा है, समाजवाद को सरकार जो करती है वही डिसाइड होता है। यूएसए को देखें तो पूरा देश पूंजीवाद है यूएसए। और भारत कैसा है? सरकारी और निजी दोनों का सह अस्तित्व है, दोनों का मिश्रण है। अमीर और गरीब का सह अस्तित्व नहीं भी, छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व नहीं भी, ये कोई ऑप्शन नहीं है। इसमें कृषि उद्योग ये है, इनको बढ़ावा देना बेस्ट माना गया है, पर ये ऑप्शन जो सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है वो इसका आंसर होगा भी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था। मैंने आपको अर्थव्यवस्था के दो प्रकार बताए थे। एक तो जो मैंने बताया था ये विदेशी संबंधों के आधार पर, अर्थव्यवस्था के विदेशी संबंधों के आधार पर हमने पढ़े थे, संबंधों के आधार पर जो पढ़े थे हमने नियम। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी। खुली क्लोज्ड बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था। एक बार सुन लो, क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था होती है जो बाहरी देशों के साथ हमारा कोई लेन देन ना हो, जैसे भारत एक देश है, इसके बाहरी देशों के साथ हमारा कोई लेन देन ना हो, कोई संबंध ना हो, वो बंद अर्थव्यवस्था। ना हमारा उनके साथ निर्यात हो ना कोई आयात हो, वो बंद अर्थव्यवस्था में आता है। खुली अर्थव्यवस्था ओपन इकोनॉमी में आता है, वे दूसरे देशों के साथ हमारे संबंध हो गई, जिसमें हम निर्यात भी कर सके आयात भी कर सके। जैसे इस क्वेश्चन अब ऑप्शन पढ़ी हुई, मुद्रापूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होता है, ना तो निर्यात होता है और ना ही आयात होता है। ये ऑप्शन सही है भी। बंद अर्थव्यवस्था, अपने देश के अंदर व्यापार रहे भी दूसरे देशों के साथ हमारा कोई संबंध ना रहे। निर्यात की बात करें, निर्यात भी जैसे भारत यूएसए को कोई वस्तु भेजता है, वह किसका निर्यात है भी? भारत का निर्यात है। आयात की बात करें, यूएसए से भारत कोई वस्तु मंगवाता है, कोई वस्तु लेता है तो वो जो यूएसए से भारत कोई वस्तु लेता है तो वो भारत का आयात कहलाता है। अगर भारत यूएसए को कोई वस्तु देता है, कोई वस्तु भेजता है या कोई वस्तु देता है तो वो भारत का निर्यात होगा, और कोई वस्तु लेता है यूएसए से तो वो भारत का आयात होगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है मुश्किल। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता?
अब वही बात पूछ ली भी जिनका अन्य देशों से कोई संबंध न हो कैसी अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। और जिनके अन्य देशों के साथ संबंध हो वो खुली अर्थव्यवस्था, विदेशी संबंधों के आधार पर बांटी गई है। समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, नहीं मुक्त अर्थव्यवस्था होती है, समाज लोगों के कल्याण को देखती है। मुक्त अर्थव्यवस्था, मुक्त में ओपन इकोनॉमी, कैसी ये ओपन इकोनॉमी। संवृत या बंद अर्थव्यवस्था होती है, यही इसका आंसर है, जिनमें कोई संबंध नहीं है। एक तो क्वेश्चन जब आते हैं तो क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी होता है, नहीं वाला शब्द तो बहुत मिस्टेक होती है, ये छोटी छोटी गलतियां होती हैं, तब ये एमसीक्यू लगाए जाते हैं ताकि ये गलतियों का हम सुधार कर सके। बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, किनका मिश्रण भी, सरकारी और प्लस किनका भी, निजी, इन दोनों का मिश्रण। ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था वो कैसी है, मिश्रित है। मुक्त अर्थव्यवस्था, भारत अब क्या है वर्तमान में रूप से भारत, अगर आज भारतीय कैसी अर्थव्यवस्था है, मुक्त अर्थव्यवस्था है या बंद अर्थव्यवस्था है, तो भारत मुक्त अर्थव्यवस्था है, ओपन है भी। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मुक्त है भी, हमारे दूसरे देशों के साथ संबंध है भी। समाजवादी जो लोगों के कल्याण की, ये किन की अर्थव्यवस्था है, रूस और चाइना की, चीन की अर्थव्यवस्था समाजवादी अर्थव्यवस्था है, जो अपनी ये पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं देती, समाज इसमें डिसाइड करता है, और अच्छे देश में भी इनकी अर्थव्यवस्था भी अच्छी है। अगला है, ये सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए, किस बात को भारत में परिभाषित किया गया, भारत में कैसा देश है, भारत मिश्रित देश है, मुक्त अर्थव्यवस्था है, विकासशील है, और भारत में सबसे ज्यादा क्या है, श्रमिक सबसे ज्यादा है भी, लोग सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन भारत की सबसे ज्यादा है भी। तो ये भारत भी कैसे परिभाषित किया गया है, तो भारत एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है, नहीं है भी, और भारत एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था का रूप है, यही है भी इसका श्रम आधिक्य। एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में है, नहीं भी श्रम, लेबर जो सबसे अधिक है भी, लोग, जनता, जनसंख्या सबसे अधिक है, जनसंख्या, ये श्रम आ गया, श्रमिक आ गया, लेबर कौन सा, एडल्ट लेबर, जो 18 से 15 से 64 वर्ष की उम्र में जो लोग हैं वो एडल्ट लोग हैं, काम करने वाले, श्रमिक जो काम करते हैं। 15 से नीचे हैं वो काम नहीं कर सकते, और 64 से ऊपर हो गए वो नहीं कर सकते, वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। इसके बीच में जो उम्र आता है वो श्रमिक कहलाता है भी, लेबर होती है वो किसी में रोजगार, कोई रोजगार में है, कोई बेरोजगार में है, ये एडल्ट पॉपुलेशन है भारत की। और भारत की इनमें जो भारत की जो जनसंख्या है, भारत की सबसे बड़ी सॉरी भी, भारत की सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा जनसंख्या 15 से 64 के बीच है भी, भारत में कार्यशील लोग सबसे ज्यादा है, मैंने जनसंख्या वाला बताया तब भी बताया भी, भारत में जो जनसंख्या वाले लोग हैं सबसे अधिक हैं। अगर इनको सही डायरेक्शन, अगर इन लोगों को इनको सही स्किल दी जाए तो ये आने वाले टाइम में भारत विकसित देश बन जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, काम करना भी चाहते हैं, आज के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, काम भी है,
इतनी बड़ी मार्केट है। भारत को हर क्यों पसंद करता है? क्योंकि भारत के पास पॉपुलेशन ज्यादा है। जहां पॉपुलेशन ज्यादा होती है अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात होती है, क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा होता है और प्रोडक्शन की खपत भी ज्यादा होती है। मार्केट बहुत बड़ी होती है भी, क्योंकि अगर कोई ब्रेड बनाने वाला तो ब्रेड खाने वाले भी भारत में बहुत हैं। तो इसलिए भारत सब देशों का प्रिय देश बन गया है, जो हर कोई हमारे से अच्छा संबंध रखना चाहता है। क्योंकि अगर बात करें यूएसए की, तो वहां पॉपुलेशन कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वो चाहते हैं भी हम ज्यादा से ज्यादा व्यापार करें भारत के साथ, अच्छी अच्छी टेक्निक दें, ताकि उनको तो बेनिफिट चाहिए, और हमें क्या चाहिए? हमें अधिक से अधिक साधन चाहिए। इतनी बड़ी इकोनॉमी है तो उसके लिए साधन तो होने ही चाहिए वे। तो सभी देश हमारे देश की तरफ आकर्षित क्यों है? पॉपुलेशन के कारण। पॉपुलेशन के कारण मार्केट सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन सभी का ही करता है भी। बाजार का आकार भी। आर्थिक विकास, बाजार का आकार, मैंने कहा भारत का बाजार सबसे बड़ा है, तो आर्थिक विकास के लिए बाजार का आकार होना बड़ी बात होती है। कोई कहता है ना पॉपुलेशन गलत होती है भी सबसे ज्यादा, नहीं, अच्छी बात होती है। एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए जितने लोग होंगे उतना काम ज्यादा होगा और काम करने वाले ज्यादा होंगे। पर हमारे भी अलग मैटर है, हमारा थोड़ी सी धारणा ही अलग है, पर अब लोग काम करना चाहते हैं। पूंजी निर्माण भी, तो ये सारी होगी भी। आर्थिक विकास के पे निर्भर है प्राकृतिक संसाधनों पे, और भारत को प्राकृतिक संसाधन उपहार में मिला भी। जापान ऐसा देश है जिनके पास कोई प्राकृतिक सोर्स नहीं था, और फिर भी आज वो चौथी पांचवें जो नंबर पे खड़ा है आर्थिक विकास में। उन्होंने इतनी टेक्निक विकसित की है, उनको लोग चाहिए। अब जो हमारे लोग जो जाते हैं ना जापान में, तो वहां ना बच्चे कम हैं और एडल्ट जो लोग हैं वो कम है, बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं। वहां बच्चे कम है और काम करने वाले कम है और बुजुर्ग ज्यादा हो गए हैं। और उनके इतना माइंड है भाई, उन्होंने हर चीज टेक्निक को इतना एडवांस में कर लिया है भी। वो हर चीज फैसिलिटी है उनके पास। हमारे लोग जाते हैं उनकी सेवा करते हैं, टेक्निक इतनी दी है उन्होंने। बिल्कुल प्राकृतिक सोर्स नहीं थे भी उनके पास। भारत के पास तो बहुत प्राकृतिक सोर्स हैं। और भारत जो अगर देखें तो ओवरऑल भारत के जो अलग अलग एरिया, साउथ में अलग है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट अलग है, वेस्ट अलग है, तो हमारे बहुत प्रकृति ने हमें गॉड गिफ्टेड है भाई। भारत में इतनी नेचुरल जो चीजें मिली है, प्राकृतिक साधन है हमारे पास, पर हमने इसका सही अगर हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो हमें फ्री में चीजें मिली है ना उसकी कदर नहीं होती, जो पैसे में लगी होती है ना उसकी कदर होती है। तो कोई भी प्राकृतिक चीज है उसको नुकसान ना पहुंचाए, उनको उनके देखभाल करें तो वो अच्छी लगेगी देखने में। अगर कोई चीज है, जैसे हम कहीं बैठे हैं, अगर वहां कोई भी जैसे कोई मेज पे मिट्टी पड़ी है तो साफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दूसरा आएगा वो देखेगा भाई हाँ अच्छी जगह तो बैठा है कम से कम। बाजार का आकार बड़ा है पॉपुलेशन के कारण, और पूंजी निर्माण है वो बहुत मात्रा में है। तो उपयुक्त सभी ये तीनों आएंगे। नेक्स्ट, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। ये ग्लोबलाइजेशन वाला मुद्दा है। ये 1991-92 में एलपीजी आई थी भी। एलपीजी जो आई थी वो प्रधानमंत्री उस टाइम, हमारे प्रधानमंत्री पूर्व नरसिम्हा राव थे। और जो हमारे फिर एलपीजी लेके आने वाले कौन थे? मनमोहन सिंह थे। पूर्व प्रधानमंत्री यही थे भी। पूर्व जो प्रधानमंत्री यही थे, कौन भी? मनमोहन सिंह। बाद में बने एलपीजी के बाद मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री, तो ये बाद में बने। मोदी से पहले ये 2014 में मोदी आया, 2004 में ये प्रधानमंत्री बने थे भी। 2004 में ये प्रधानमंत्री बने और 2014 तक रहे थे भी मनमोहन सिंह। 2014 तक रहे थे। और ये गवर्नर भी रह चुके हैं भी, आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। गवर्नर भी रह चुके हैं आरबीआई के।
कौन से नंबर के हैं कमेंट में जरूर लिखें। गवर्नर भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नरसिम्हा राव एलपीजी लेके आई उदारीकरण, लाइब्रेराइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन, निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण होता है भी पहले वैश्वीकरण का जिक्र है, तीनों का ही पढ़ लेते हैं। उदारीकरण भी लाइसेंस समाप्त कर देना, उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना। निजीकरण है भी पूंजीपतियों को लाइसेंस जो पदोन्नति है और जो पूंजीपति है उनके जो उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनको भी छूट, जो चीजें हैं उनमें छूट करना, ये प्राइवेट निजीकरण किया जाए वस्तुओं का। और जो ग्लोबलाइजेशन है दूसरे देशों के साथ है संबंध बनाया जाए, ओपन जो इकोनॉमी वाली बात है कि दूसरों देशों के साथ जो पहले जो टैरिफ और जो कोटा वगैरह है, जो कर वगैरह है, शुल्क है, वो सबसे ज्यादा लगाया जाता तो उनमें कमी की जाए। ग्लोबलाइजेशन का पढ़े हुए इनके जो ऑप्शन है पूछा जाता है कि एलपीजी की फुल फॉर्म भी आती है, कब आया, लेके आने वाला कौन था और किस टाइम में आया भी। ग्लोबलाइजेशन होता है भी अर्थव्यवस्था का एकीकरण करना, भी वित्तीय बाजारों का एकीकरण करना, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, भी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण, नहीं भी घरेलू अर्थव्यवस्था का विदेशों के साथ एकीकरण करना, भी वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण करना, भी दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना, भी लेन देन होना, जो ओपन इकोनॉमी वाली बात थी, जो टैरिफ वगैरह में जो शुल्क टैरिफ बोलते हैं, शुल्क एवं कोटा में कमी करना। भी कोटा जो होता था भी आपको आयात वस्तु रख देते थे भी आपको इतने साधन लेने, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, तो उनमें छूट करना भी। नेक्स्ट अगला भी ग्लोबलाइजेशन से है। वैश्वीकरण जो प्रक्रिया है से अभिप्राय है बताएं भी वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, विश्व में एकल करेंसी लागू करना और उपयोग में से कोई नहीं। विश्व और अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, दूसरे देशों के व्यापार है, उन जो बाधाएं आती है, टैरिफ वगैरह शुल्क जो है, और जो हम परिवहन जो हमारे साधन होते हैं, जलयान होते हैं, तो उनकी जो बाधाएं हैं उनको कम से कम करना, समाप्त करने की कोशिश करना, यह ग्लोबलाइजेशन में आता है। भी विश्व में एकल करेंसी ये किसका है? भी ये जो यूएई जो संगठन है, यूनो, जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा, उन्होंने एकल करेंसी बना ली। यूनो ने, इनका एक संगठन है, इन्होंने एकल करेंसी को अपनाया है। पर एकल करेंसी अपनाने के अच्छे भी हैं, क्योंकि एक ही करेंसी हो तो डिफरेंस नहीं होता, उनका एक गुट है कुछ एक देशों का ये, तो उन्होंने एकल करेंसी को अपनाए हैं। और वैश्विक जो व्यापार गुटों की स्थापना है, ये कई गुट बने हैं। और उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ है बाह्य ऋणों को बढ़ाना, भाई नहीं भी कम करना, भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, हाँ जी, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना, भी यह है इसका कम से कम करना। जो हमारे शुल्क है, टैरिफ है, कोटा है, वो लगे उनके, और जो अनेक बाधाएं हैं उनको कम से कम करना। भी आयात प्रतिस्थापन के लिए कार्यक्रमों का त्याग देना, भी नहीं, इसको तो बढ़ाना चाहिए भी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पाद हम खुद करेंगे, विदेशों से मंगाने के बजाय हमारे देश में खुद करेंगे, एक तो रोजगार मिलेगा लोगों को, एक है प्रोडक्ट उत्पाद होगा, तो हमारे जो देश में ही, तो हमारे पैसे हमारे देश में ही रह जाएंगे, अर्थव्यवस्था अच्छी चलेगी। पर ये नहीं है भी लागत ज्यादा आ रही है हमारे देश में कोई प्रोडक्ट करने में और बाहर सस्ता पड़ रहा है, तो कोई वो इश्यू नहीं है, आयात कर सकते हैं। अगला है भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो छिपी हुई बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं। भी छिपी हुई बेरोजगारी, ये मैंने बेरोजगारी वाले में बताया था। भी छिपी हुई बेरोजगारी, जो काम करने वालों की तो 2 बंदों की जरूरत है और लगे उसमें 5 बंदे हैं, तो वो छिपी बेरोजगारी होती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है
काम करने के इच्छुक होना और काम ना मिलना, ये कैसी बेरोजगारी है? भी काम करने के इच्छुक तो है पर काम नहीं मिल रहा, अनैच्छिक बेरोजगारी में, अनैच्छिक अनैच्छिक बेरोजगारी है अभी, अनैच्छिक बेरोजगारी है अभी। अगली है पूरे बरस भर प्रत्येक दिन काम ना मिलना, तो ये दैनिक बेरोजगारी भी, पूरे बरस की आई है ना, तो सामान्य बेरोजगारी आएगी, सामान्य बेरोजगारी आएगी, बेरोजगारी आएगी। उसके बाद विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना भी, कोई विशाल श्रमिक शक्ति है, हम उसकी पूंजी जो है, हम कोई भी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए, जो प्लानिंग है उसको नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना, तो यह संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, यह संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी होती है भी। अगला है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना भी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, व्यक्ति 2 व्यक्तियों के काम की जरूरत है पर उसमें 5 व्यक्ति लगे हैं, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा भी। आगे भी नेक्स्ट, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी भी, उसका पहले वहां प्रचन्य पूछ लिया, छिपी हुई बेरोजगारी जिसे प्रचन्य बेरोजगारी भी मुख्य रूप से संबंधित है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी एग्जाम में, पीछे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन कैसे कैसे रिपीट होते हैं अभी, कैसे कैसे रिपीट होते हैं, ये सारे के सारे मैंने जितने एमसीक्यू डाले हैं सारे पीछे किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो कृषि क्षेत्र में मिलती है बिल्कुल, मैंने बताया अभी हरियाणा सॉरी, जो इंडिया भारत की पूरे की बात करें, हरियाणा की कर लो चाहे पूरे भारत की बात कर लो, यहाँ कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी पाई ही जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा होगा जो हम खेती करते हैं तो घर के सारे संदेशे चाहे 2 किले में 3 किले में सारे संदेशे वही चले जाते हैं, और काम जब नहीं रहता 6 महीने में वो फ्री रहते हैं भी, काम तो 1-2 महीने का आता है 6 महीने में, और फिर उसके बाद बाकी के लोग फ्री रहते हैं, 1-2 बंदों की जरूरत पड़ती है खेत में बाद में। ये विनिर्माण क्षेत्र से भी नहीं, शहरी क्षेत्रों में नहीं, शहरी क्षेत्रों में वो अपनी अलग अलग दिहाड़ी मजदूरी जो भी बिजनेस है वो कर रहे होते हैं। तो कौन से 2 क्षेत्र है भी, फर्स्ट और सेकंड, इनमें कौन सी बेरोजगारी मिलती है? छिपी हुई बेरोजगारी मिलती है। विनिर्माण क्षेत्र का करें तो ये सबसे ज्यादा भी 77% के विनिर्माण क्षेत्र में लगे हैं, विनिर्माण क्षेत्र लोग जो 70% है इससे आता है भी हमारी जो आय है आमदनी है। शहरी क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में कौन सी? शिक्षित बेरोजगारी, शहरी क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी होगी? शिक्षित बेरोजगारी होगी, क्योंकि लोग अब ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हैं और गांव से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो शहर की ओर जाने लगे हैं, तो वहां कौन सी बेरोजगारी ज्यादा मिलती है? शहर में शिक्षित बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्लियर में कृषि क्षेत्र में और ग्रामीण में मिलती है छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट है संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है? संरचनात्मक तकनीक में, तकनीकी जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है उसकी गड़बड़ी, जैसे टेक्नोलॉजी है, सपोज करें मैं ऑफलाइन पढ़ाना आता है मेरे को, ऑनलाइन नहीं आता मेरे को, हर चीज मान लो पता नहीं है भी कैसे उनको टाइप किया जाता है कैसे नहीं आता है, मेरे पास अगर कोई बोर्ड भी दे देता है मेरे को और मेरे को चलाना ही नहीं आता, और मेरे पास ऑफलाइन क्लासों का कोई मैं नहीं पहुंच पाती भी, अब मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ, अगर मैं कहीं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ और मेरे पास ये टेक्निक आ जाए भी अब कोई ऑफलाइन में कोई बच्चा नहीं आएगा, सभी को ऑनलाइन पढ़ाना है, और मेरे पास साधन नहीं है, साधन तो पैसे से जुटाई लेंगे पर मेरे में स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी का मेरे को ज्ञान नहीं है, तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगी, तो मैं क्या हो जाऊंगी? बेरोजगार हो जाऊंगी। इसलिए जो संरचनात्मक बेरोजगारी है वो तकनीकी के कारण होती है भी, कहीं लोग काम पर लगे हुए हैं और वहां मशीनरी आ जाए, तो मशीनरी अगर ज्यादा प्रोडक्शन करती है और मशीनरी लोग फिर 50 लोग काम पर लगे और मशीनरी आ गई तो 5 लोगों की जरूरत है, बाकी सभी को निकाल दिया गया, तो वो तकनीकी संरचनात्मक बेरोजगारी होती है भी। तो अस्फीति की अवस्था में बाहरी उद्योगों की अभिनीति, कच्चे माल की कमी,
अपर्याप्त उत्पादन क्षमता भी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता भी, उसमें साधन को चलाने की उसमें जो कहीं ना कहीं स्किल की जो कमी होती है, नहीं कर पाता। कौन सी भी, जहां किसमें स्किल की जो कमी होती है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता में, वो नहीं कर पाता, वो संरचनात्मक बेरोजगारी में आता है। ये संरचनात्मक बेरोजगारी ऐसी है, ये चलती ही रहती है, अल्पकालीन दीर्घकालीन ये चलती रहती है। अभी शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, ये मैंने पीछे क्वेश्चन बता दिया है, पढ़ लो भी। पहला ही क्वेश्चन है शिक्षित बेरोजगारी, सारे ऑप्शन पढ़ लो। प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी है वे, शिक्षित है। यह शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, और ये कौन से भी ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मिलती है। मौसमी बेरोजगारी ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में, कृषि क्षेत्र में भी, इसमें कृषि क्षेत्र में देखने को मिलती है बेरोजगारी। और मौसमी जो बेरोजगारी है ये कृषि क्षेत्र में मिलती है। जैसे अब ऊनी कपड़े की डिमांड ज्यादा है तो उनको काम मिल गया, सूती कपड़े की कम होगी तो सूती कपड़े जो उद्योग है उनका काम जो एक बार मंदा हो गया, भी डिक्रीज हो गया, कम हो गया, तो वो कैसी है, मौसमी बेरोजगारी। मौसम चेंज होने के हिसाब से जिन जिन वस्तुओं की डिमांड की जाती है, अब ब्रेड की डिमांड ज्यादा होगी और ठंडे की अब कम होगी, तो वो मौसम के कारण जो चेंज होता है वो बेरोजगारी इसी में आती है। नेक्स्ट जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः, जहां प्रच्छन्न छिपी हुई बेरोजगारी, इसका 3 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ भी, देख लेना। ये तीसरा अलग मिलेंगे ऑप्शन। बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, भी श्रमिकों की उत्पादकता कम होती है। जहां कोई भी कृषि क्षेत्र है जहां 2 व्यक्तियों की जरूरत है कार्य के लिए, 2 व्यक्तियों की जरूरत है और 5 लोग काम में लगे हैं, 5 लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब अगर इन 3 लोगों को हटा लिया जाए, 3 लोगों को हटा दिया जाए तो भी काम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन 3 लोगों की क्या होती है, सीमांत उत्पादकता कम होती है। सपोज करें एक किले में लगने हैं जहां एक जो क्विंटल है वो गेहूं हुआ है, भी 1 क्विंटल गेहूं होना है, 2 व्यक्ति भी निकाल सकते हैं और 5 व्यक्ति, अगर 2 व्यक्तियों ने निकाला तो 50-50 केजी हो गया ना, 50-50 केजी हो गया। अगर 5 व्यक्ति लगे हैं तो 20-20 केजी हो गया, 20-20 केजी हो गया। तो इनकी सीमांत उत्पादकता क्या होगी, शून्य के बराबर होगी, इनकी कम होगी। इन 3 व्यक्तियों को निकाल लेते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी जो सीमांत एक्स्ट्रा जो लोग लगे होते हैं उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। भी ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में है जिनकी सीमांत जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है वो शून्य होता है। किसमें भी, प्रच्छन्न बेरोजगारी में। ध्यान रखना भी, रट लो, कैसे ध्यान रखो, याद करना होगा भी। प्रच्छन्न बेरोजगारी में, प्रच्छन्न ये चलो प्रच्छन्न बेरोजगारी में ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में जो सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। 3 बार क्वेश्चन, तीनों बार ऑप्शन अलग अलग है, एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है भी, और तीनों को साथ लिख लेना। ऑप्शन आपको एक ही लिखना है, क्वेश्चन तो प्रच्छन्न बेरोजगारी, उसके नीचे भी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, ये ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में पाई जाती है, और दूसरा जहां लोगों के काम करने के लिए कम व्यक्ति चाहिए और अधिक व्यक्ति काम पे लगे होते हैं, उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। उसके बाद है किस प्रकार की बेरोजगारी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर, बीए और पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएट, बैचलर आर्ट में डिग्री वाले युवाओं को नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते भी। कौन से में, शिक्षित में, शिक्षक की बात आई शिक्षित में, मौसम की बात आई मौसम परिवर्तन से अगर बात आई, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए भी अगर उन्हीं वस्त्रों की डिमांड बढ़ गई है और जो सूती वस्त्रों की कमी आ गई है तो ये कौन सी बेरोजगारी होगी, मौसमी होगी।
प्रच्छन्न अभी बता दिया, छिपी हुई बेरोजगारी। नेक्स्ट में बस 10-15 कंसेप्ट है, वही रिपीटेशन होंगे। देखिए भाई, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता भी। कुछ महीनों के दौरान काम नहीं मिल पाता। कौन सी बेरोजगारी है अभी? मौसमी बेरोजगारी। कुछ महीने, मौसम जैसे भी कृषि का करें, कृषि की जैसे अब हो गई है बेचुगाई जो हो गई है, तो अब जो कनक हो गई उसमें कुछ महीने जो फार्मर है वो बेरोजगार रहेंगे, तो उनके कुछ महीने वो बेरोजगार रहते हैं। और जैसे मैंने मिलें बताई कि जो सूती बस्तर जो मिलें हैं, अब सूती वाली जो कम होगी और ऊनी वाली चल पड़ी है, तो वो मौसमी बेरोजगारी है। ठंडा जो बना रहे होते हैं उनकी जो अब बंद हो गया, और गर्म जो अब चीजें हैं, गर्म जैसे ये चाउमीन है, ये ब्रेड है, पकोड़े हो गए, इनकी बढ़ गई, तो इनके जो कुछ जो पहले जिनको ठंडा की फैक्ट्री में लगे हैं वो तो अब बेरोजगार हो गए, तो वो कुछ महीने बेरोजगार होते हैं। वो मौसमी बेरोजगारी और मौसम चेंज होने के कारण जो बेरोजगारी होती है। अगली भी प्रच्छन्न बेरोजगारी का फिर ये चौथा क्वेश्चन आया, वो और किस नाम से जाना जाता है भी? किस नाम से? अलग रोजगार, थोड़ा काम मिले भी। मौसमी बेरोजगारी नहीं हो सकता भी। संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, ये संघर्षात्मक होती है भी, ये घर्षणात्मक होती है भी, सॉरी, ये घर्षणात्मक होती है, घर्षणात्मक होती है, घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है, बेरोजगारी होती है। ये घर्षणात्मक बेरोजगारी होती है संघर्ष के समय। सपोज करें भी कोई काम कर रहा है, कोई नौकरी पे लगा हुआ था और उस काम को छोड़ के दूसरी नौकरी की तलाश में लग जाता है, उसके बीच में जो फ्री रहता है ना, संघर्ष कर रहा होता है दूसरी नौकरी पाने के लिए, उसको संघर्षात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। चक्रीय बेरोजगारी भी, जिसमें चक्रीय बेरोजगारी ये कभी पीक पे, कभी डिप्रेशन में भी, मंदी में, कभी हाई लेवल में, कभी मंदी लेवल में चलता रहता है ना। कोई भी अगर काम करें तो कई बार काम का होता है भी, एक बार वो काम कम हो जाता है, फिर एक बार इसमें आता है भी तेजी आ जाती है, फिर कम हो जाता है, तो ये जो चलता रहता है वो बेरोजगारी चक्रीय बेरोजगारी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? अल्प रोजगार भी, कम कम। उसके बाद है फिर प्रच्छन्न का है भी, ये पांचवा छठा क्वेश्चन रिपीट हुआ है भी, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता? ये क्वेश्चन लाना, ये सारे के सारे क्वेश्चन पीछे के आए हुए हैं। अब कोई कहते हैं मैडम क्वेश्चन नहीं रिपीट होते, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कंसेप्ट अलग अलग दिए जाते हैं, कंसेप्ट अलग अलग दिए जाते हैं। तुम्हें प्रच्छन्न बेरोजगारी नाम लिखिए, ये सारी की सारी बातें वहीं लिख लेना है। निम्न में से किसकी एक विशेषता है? उद्योगों की है, व्यापार की है? नहीं भी, कृषि की है। किसकी है? कृषि की है। मैंने कृषि की बात की, ग्रामीण क्षेत्र की बात की, और प्रच्छन्न बेरोजगारी में कृषि, इसकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है, अल्प रोजगार होता है। यही चीजें बार बार रिपीट हो रही है। नेक्स्ट में निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? कौन करता है? नीति आयोग करता है। नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। नीति आयोग भी नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया में नीति आयोग में कमीशन, नीति आयोग में कमीशन, इसकी जो ये किसके स्थान पर आया है? अभी 5 जो प्लान योजना थी उस पे किसके स्थान पर आया है? अभी योजना आयोग के स्थान पर। ये भी क्वेश्चन आया है पीछे, योजना आयोग के स्थान पर क्या आ गया? अभी नीति आयोग आ गया है। योजना जो आयोग है वो कब आया था? ये 1950 में आया था भाई, और ये कब आया है? 1 जनवरी 2015 में आया है। और इनके अध्यक्ष, दोनों के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? उस टाइम वर्तमान में जो, उस टाइम प्रेजेंट में जो प्रधानमंत्री होता है वही अध्यक्ष होता है भी। अगर नीति आयोग के अब अध्यक्ष पूछे तो कौन है भी? नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि जो प्रेजेंट में पीएम होता है वही अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है? अभी सुमन बेरी है। और पहला अगर नीति आयोग जब आया जब कौन था? अरविंद पंगड़िया था। तो नीति आयोग जो है वो गरीबी रेखा का डाटा देता है। अगर संस्था की जो बात करें, इसके आंकड़े जो जुटाता है वो अन्ना जुटाता है, नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भी। इसकी स्थापना
1950 में हुई थी भी, इसकी स्थापना 1950 में की। जो सीएसओ, जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये बातें मैंने आपको क्लासेस में, जो आपको क्लासेस दी थी उनमें देख लेना भी, ये सारी बातें हमने की थी। तो कौन करता है गरीबी रेखा का जो आंकलन है, रिपोर्ट जारी करता है नीति आयोग का। राज्यसभा का है, इसे कौन सा सदन बोलते हैं भी? उच्च सदन बोलते हैं। कौन सा सदन बोलते हैं? उच्च सदन। लोकसभा को भी निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं भी। जो अब लोकसभा इलेक्शन हुए कौन से नंबर के बताएं भी? जो राज्यसभा में मैक्सिमम सीटें कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। लोकसभा में कितनी हो सकती है? 550 हो सकती है। और वर्तमान में जो संसद बना है उसमें कितना इसकी रिक्वायरमेंट 888 रखी गई है भी सीटें, और यहाँ कितनी रखी गई? 384 रखी गई है भी। ये ध्यान रखना। राज्यसभा में 250 हो सकता है मैक्सिमम की बात करें, और यहाँ 550 हो सकता है। लोकसभा सीटें सबसे ज्यादा कहाँ है? यूपी में है भी, यूपी में है सबसे ज्यादा सीटें। कहाँ है? यूपी के पास है, 80 है। हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी है? हरियाणा की बात करें, हरियाणा सीटें पढ़ना है तो हरियाणा में लोकसभा सीटें कितनी है? 10 है। और हरियाणा की जो लोकसभा सीटें कितनी है? 10 है। राज्यसभा की सीट की बात करें हरियाणा में तो 5 है भी। ये क्वेश्चन है आपके, 2-4 बार देख लेना इनको। अगला है भी, अलग विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? पहले तो विकसित भी जो पूर्ण हर फैसिलिटी दे रहा है, हर साधन गरीबी रेखा से रेयर केस मिलते हैं। अलग विकसित जिसमें पूंजी संसाधनों की कमी होती है, प्राकृतिक संसाधनों की कमी होती है, और जो अपनी दैनिक जो दिनचर्या है, दैनिक जो आवश्यकता है उनको पूरा नहीं कर पा सकते, वो अलग विकसित देशों में होती हैं। इसमें समस्या निष्क्रियता होती है भी, आय में असमानता होती है, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव होता है। सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव नहीं होता, हमने पछाड़ दिया, हम छोड़ते जा रहे हैं, आधुनिक अपना रहे हैं। लोगों में बुद्धि का अभाव होता है, कोई नहीं होता, ये गॉड गिफ्टेड होती है, मालिक द्वारा दी होती है। तो इसमें जो आएगा ऑप्शन आएगा वो आय की असमानता का कारण होता है गरीबी रेखा में भी। जिनके पास 100 लोग हैं, मान लो सपोज करें एक देश में 100 लोग हैं, तो 2-4 लोगों के पास पैसे सबसे अधिक होते हैं, बाकी लोग को दैनिक जो आवश्यकताएं होती है उसको पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं होते। उसे अलग देशों में गरीबी कहा गया। वो आय की असमानता, आय की असमानता भी, कुछ एक लोगों के पास धन ज्यादा होना और बाकी लोगों के पास से नामात्र का होना भी। अगला है, भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है भी। निर्धनता के स्तर का जो आंकलन किया जाता है, ये प्रति व्यक्ति उपभोग या प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जाता है भी। ऑप्शन पढ़ लेते हैं, ये क्या कह रहा है? विभिन्न राज्यों में आय प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर भी निर्धनता है वो कैसे, इसकी उपभोग करने की जो है, उपभोग जो उपभोग करने के लिए जो हमारी पर्सनल जो इनकम होती है, उसमें जो उपभोग करने संबंधी, जो एक्सपेंडिचर करने संबंधी जो हमारे पास जो आय बचती है, जो पैसे बचते हैं, वो उसके आधार पर निर्धनता मापी जाती है। क्या लोग अपनी दिनचर्या पूरी, जो दैनिक आवश्यकता है वो पूरी कर पाते हैं या नहीं? तो इसमें ऑप्शन आएगा परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर में, परिवार के उपभोग के आधार पर भारत में निर्धनता के स्तर का आंकलन किया जाता है भी, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पर भी। नेक्स्ट है, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, मैंने ये बताया था, बताएं भी। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे फर्स्ट क्या रहे हैं? पीएम रहे हैं। फर्स्ट क्या रहे हैं? पीएम रहे हैं। लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज जो फहराने का जो रिकॉर्ड है, फहराने का जो रिकॉर्ड है वो किन के पास है? जवाहरलाल नेहरू ने सबसे ज्यादा
लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया, लंबे टाइम तक रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट प्रधानमंत्री है भी। विश्वासनाथ प्रताप सिंह कौन है भी? लाल बहादुर शास्त्री, ये हमारे कौन थे भी? सेकंड पीएम थे। कौन थे? सेकंड, जिनकी कहाँ मृत्यु हो गई थी भी? इनकी ताशकंद समझौते के तहत इनकी मृत्यु हो गई थी भी। बाहर जो कौन सा प्रधानमंत्री है जिसकी देश से बाहर मृत्यु हुई? लाल बहादुर शास्त्री है भी। बड़े अच्छे इंसान थे भी, थोड़े से टाइम के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी भी। और सीट मान लो गद्दी पर रहते हुए, जिनकी पीएम पद पर रहते हुए जिनकी मृत्यु को लाल बहादुर शास्त्री है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। और जो इंदिरा गांधी है, इस क्वेश्चन का आंसर इंदिरा गांधी है भी। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री है, इसकी भी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। इसकी मृत्यु हुई थी कौन सी योजना में भी? 1984 में हुई थी। कौन सी योजना थी? छठी योजना थी भी। कौन सी योजना? जो पंचवर्षीय योजना पड़ी है, कौन सी? छठी योजना थी भी। उसमें इसकी 1984 में मृत्यु हो गई थी। और जो ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ का जो नारा दिया, वो किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया। कौन सी योजना में? 5वीं योजना में। और गरीबी जो फिर बाद में इनकी सरकारें गिरती रही, बनती रही, रोलिंग प्लान आया, फिर उसके बाद छठी जो योजना आई, उसमें जो इंदिरा गांधी ने जो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसने गरीबी को अनुमूलन के लिए उन्होंने कई बहुत सारे कार्यक्रम दिए थे, जो इनके आगे क्वेश्चन भी आएंगे। जो उन्होंने प्रोग्राम बनाए थे अलग अलग, तो उन्होंने उनमें से एक 20 सूत्रीय जो कार्यक्रम दिया था, वो छठी योजना में दिया था भी, और इंदिरा गांधी ने दिया था भी। आगे भी नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? पहले तो ये कुपोषण समझे भी। कुपोषण होता है, जैसे अब आपने देखा होगा आंगनबाड़ी में जो आंगनबाड़ी वर्कर होती है, वो हर घर में देखती है भी बच्चा टीके लगवाते हैं, वजन तोलते हैं। आंगनबाड़ी में जाने का मतलब होता है उनकी देख रेख करते हैं भी कोई बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं है। कुपोषण का मतलब कोई उसको मतलब जो उनको खाना दे रहे हैं उसकी कहीं ना कहीं कमी, उसको पूरा जो प्रोटीन जो उसको चाहिए उसके शरीर को हम वो पूरा नहीं कर पाते, तो उसके कारण किसी का देखा ना, बच्चे का सर बड़ा होता है, पेट बड़ा होता है, टांगे बिल्कुल पतली पतली होती है। और ये बच्चे आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे, वो कुपोषण के शिकार होते हैं। तो ये कहता है इथोपिया जो देश है, वहां सबसे ज्यादा कुपोषण मिलता है भी। तो भी भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है? तो भारत का किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है भी। यहाँ सबसे ज्यादा कुपोषण के जो बच्चे मिल रहे हैं भी, जो 0 से 5 ईयर के होते हैं लगभग, यहाँ से सबसे ज्यादा आता है कुपोषण का। बिहार की राजधानी क्या है भी? पटना है। बिहार जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। भोपाल है जहां गैस त्रिस्ती हुई थी, भोपाल है भी। झारखंड की रांची है भी, रांची है। ओडिशा की क्या है? भुवनेश्वर है भी, भुवनेश्वर है, भुवनेश्वर है भी, भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी, यहाँ चिल्का झील मिलती है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील, जो आर्द्र भूमि धरोहर में पहली जो चिल्का झील को शामिल किया गया था भी। ध्यान रखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है भी? गरीबी के लिए सबसे उपयुक्त है कौन सा है भी? बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है भारत में, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। ये 2010 में आया था, 2010 में आया था गरीबी का आंकड़ा लेने के लिए। मानव विकास, इसका क्वेश्चन आएगा HDI, हम आगे पढ़ेंगे। मानव गरीबी सूचकांक, लिंग असमानता, ये कोई ऐसे सूचकांक नहीं है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2010 में आया था। नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु है भी?
दूर करने हेतु है। ये जो गरीबी कार्यक्रम है, ये जो दूर करने हेतु है, ये कौन सा कार्यक्रम है? तो इनका जो आया है ये क्वेश्चन सारे ग्रामीण क्षेत्रों से है भी। कार्यक्रम ग्रामीण लिखा ना, सारे ग्रामीण। पहला है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये ट्रेजिम आया, ये सारे ना इंदिरा गांधी जो छठी योजना ना, छठी योजना में आए हुए हैं सारे। कौन से आए हैं? छठी योजना में। इनकी 1978 में आया, ये 1979 में आया, और ये 1980 में आया। ये इसके आसपास ही ये चले थे कार्यक्रम, ये सभी आएंगे भी ग्रामीण। और इसका जो है ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम भी। प्रोग्राम ये चलाया गया था, ये ऐसे में चलाया गया भाई, स्किल वगैरह, उनकी स्किल में सुधार करना, उनको काम दिलाना। और जो ये है इंटीग्रेटेड है, इसकी फुल फॉर्म करें तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी। प्रोग्राम ये जो है ये सारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए थे। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक काम दिया जाए, लोगों को स्किल सिखाई जाए और इनको अच्छी व्यवस्था दी जाए, ताकि काम वो करें तो काम करेंगे तो वो भूख नहीं मरेंगे, अपनी दैनिक दिनचर्या आवश्यकताएं हैं वो पूरी कर पाएंगे और गरीबी रेखा से उनका दूर की जा सकती है। तो उनके लिए प्रोग्राम चलाए गए थे। यहाँ से मैं आपको एक अच्छी बात बताती हूँ, ऐसे कोई अगर लिखा हो एग्जाम में ऐसे ही दिए जाएंगे, फुल फॉर्म नहीं दी जाती, फुल फॉर्म पूछ ली जाती। आपको कहीं भी ऐसी मिले तो उसको सर्च कर लो। आजकल सोशल मीडिया का है, गूगल है, चैट जीपीटी है, तो वहां से सर्च करके जो भी आपको फुल फॉर्म लिख लिया करो, एक बार उसको दिमाग से निकाल लिया करो, ताकि पता नहीं कौन हमें कहते हैं ना ऑप्शन दिए होते हैं तो उनसे निकालना ही होता है। हमें जो मेन पॉइंट है उसका बस नाम फुल फॉर्म ध्यान रखा करो, बाकी पूरा निकल ही जाता है भी। तो आगे भी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट है, किसका वार्षिक प्रकाशन है भी? किसका है भी ये वर्ल्ड डेवलपमेंट? किसका है भी? किसका है? आईबी वर्ल्ड डेवलपमेंट में। वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है वो किसका प्रकाशन है भी? आईबीआरडी का है। किसका है भी? आईबीआरडी का है। किसका है? आईबीआरडी। क्या है भी आईबीआरडी? आईबीआरडी क्या है भी? इंटरनेशनल बैंक फॉर ऑफ ए रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट ये 1944 में आया है। यही वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक इसको वर्ल्ड बैंक का दूसरा नाम यही है। इसी संस्था को वर्ल्ड बैंक में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये था, ये IMF इंटरनेशनल मनी फंड हमने कल पढ़ा, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये कल पढ़ा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये हमने कल पढ़ा। ये कल वाली क्लास में हमने सारे बताए थे मैंने, इनका एक बार पढ़ लेना। और ये रिपोर्ट जारी कौन करता है? IBRDO करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये ऑथेंटिक है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, इसमें समझाने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। अभी आगे मानव विकास सूचकांक भी SDI किसने बनाया था? किसने बनाया? UNDP। ये कल मैंने बताया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये हमने पढ़ा। इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये एशियन कंट्री है। ये यूनाइटेड जो संगठन है इनका हम
जो जिक्र करेंगे आगे इनके क्वेश्चन आएंगे, जो संगठन पढ़ेंगे ना उनका जिक्र आएगा, तब इनका मैं पूरा बताऊंगी। एसडीआई को कौन जारी करता है और इसको देने वाला कौन था? ये 1990 में पहली रिपोर्ट दी थी, जो पाकिस्तान के थे महबूब उल हक थे, और भारतीय कौन थे? अमृत्य सेन थे भी। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? कौन सा इसमें हिस्से नहीं है? 3 घटक बताए मैंने, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता भी। तो इनमें देख लेते हैं इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है। स्वास्थ्य और पोषण कौन सा नहीं है? प्रति व्यक्ति आय ये तो हमने बताया था, जीवन प्रत्याशा ये भी बताया था, सकल नाम निवेश दर ये होती है साक्षरता। साक्षरता ये साक्षरता में इंक्लूड है, तो कौन सा नहीं है? स्वास्थ्य और पोषण का इसमें जिक्र नहीं किया गया था। मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? भी क्वेश्चन देखना भी, क्वेश्चन वही सेम हो रहा है, ऑप्शन अलग अलग आ रहे हैं। देखे क्या है? स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का देखा भी, जीवन स्तर, जीवन स्तर आ गया, शिक्षा देखा, रोजगार नहीं देखा भी, स्वास्थ्य नहीं भी, ये स्वास्थ्य का कोई जिक्र नहीं था, शिक्षा का था, रोजगार का कोई जिक्र नहीं था, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। अगला ऑप्शन देख लेते हैं, शिक्षा, रोजगार का कोई जिक्र नहीं था, जीवन स्तर का था। तो इसमें हमने जो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का वर्णन, सॉरी भाई ये मैंने कर दिया, स्वास्थ्य जो है, जीवन प्रत्याशा जो थी, और जीवन स्तर स्टैंडर्ड जो था हमारी प्रति व्यक्ति आय, वो जीवन स्तर होता है प्रति व्यक्ति आय, और जो स्वास्थ्य होता है प्रत्याशा जो थी वो इसमें आएगा, और शिक्षा जो साक्षरता थी वो इसमें आएंगे, तीनों होंगे। रोजगार का कोई इश्यू नहीं था वहां, इसमें एक वाला ये निकल गया, ये एक गलत हो गया, 3000 थे, ये गलत हो गया, इसमें ये गलत हो गया, और इसमें फिर रोजगार आ गया। तीनों में जो रोजगार दिया है एक ऑप्शन में नहीं है, ये ध्यान रखना है भी। हमने जीवन प्रत्याशा कितने साल तक जी सकता है, वो जो इसमें स्वास्थ्य सारा इंक्लूड किया जाएगा, और प्रति व्यक्ति आय जो उनका जीवन स्तर, रहन सहन कैसा हो सकता है, और साक्षरता जो शिक्षा एजुकेशन कैसी है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? जीवन प्रत्याशा है, साक्षरता है, सकल नामांकन है भी, साक्षरता में भी जो कितने जो नामांकन किया गया है एजुकेशन, जिनको 0 से जो 14 वर्ष पढ़ना लिखना कितना जानते हैं, तो कौन सा नहीं है? लिंगानुपात का कोई जिक्र नहीं किया गया। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? असमानता घटाने का उपाय नहीं है, असमानता। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, रोपण, भूमि सुधार में कौन सा उपाय नहीं है? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो जिनकी आवश्यकता उनके अनुसार कार्यक्रम चलाए जाएंगे, असमानता को घटाने की जो हमारे में डिफरेंस है उसको कार्यक्रम चलाया जाए, ताकि जो नीचे तबके के लोग हैं वो ऊपर आ सके। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया जाए, छूट दी जाए, नीचे के जो लोग हैं उनको छूट दी जाए काम करने के लिए, तो उनको ऊपर आ सकते हैं वो। अब भूमि सुधार के कार्यक्रम चलाया जाए ताकि वो अच्छे काम करके जो कि फार्मर है उनकी भी पे स्केल बढ़ जाए और वो एक लेवल पे आ जाए। तो रोपण इसमें नहीं है, रोपण का कोई जिक्र नहीं है। ये थे हमारे 31 क्वेश्चन भी। ऐसे 2-3 क्लासें और लगेगी तो पूरा मैं इंडियन इकोनॉमी है वो पूरा कवर कर दूंगी क्वेश्चनों में, और ये क्वेश्चन आप बार बार रिपीट कर लेना। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का ले लो, सीटी का ले लो, कोई भी सीजीएल तक का एग्जाम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन उठाता है वो यही से उठाता है, और करंट के क्वेश्चन आए तो बहुत अपडेटेड डाटा आते हैं, वो तो अपडेटेड होते रहते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करना और एग्जाम में देखना भी कैसे आ रहे हैं। एक कैसे परसेंट में बेरोजगारी का है, एसबीआई का है, ये क्वेश्चन सेम दे रहा है और उनमें पूछ क्या रहा है, वो अलग अलग डिफरेंस क्या आ रहे हैं, वो उनको 2-4 बार पढ़ना, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू भी।